नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप लोगों ने हमारे साथ कल चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा, बिंदुसार को पढ़ा और उसके बाद अशोक को पढ़ा और हम लोग अशोक के राज्याभिषेक तक पढ़ाई कर चुके। मतलब 269 ईस्वी पूर्व तक की पढ़ाई हम लोग कर चुके हैं। यहाँ तक की पढ़ाई हम लोग कर चुके हैं। ठीक, अशोक की प्रसिद्धि का जो मुख्य कारण था, क्योंकि आप देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे चर्चित सम्राट जो था वो अशोक ही है। इसकी प्रसिद्धि का सबसे मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था अशोक का बौद्ध होना और उसके स्तंभ का, ये स्तंभ मेन कारण यही था। उसकी प्रसिद्धि का सबसे मुख्य कारण है अशोक का बौद्ध धर्म का पालन। ठीक, अगर हम कल्हड़ की राजतरंगिणी की माने तो राजतरंगिणी के माध्यम से कल्हड़ कहता है कि अशोक शुरू में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और वो भगवान शिव का उपासक था। शिव का उपासक प्रारंभ में अशोक शिव उपासक था, शिव का उपासक था। ठीक, ये कल्हड़ की राजतरंगिणी से पता चला। राजतरंगिणी से पता चल रहा। ठीक है, अब अगर हम धम्म पे आए तो सबसे पहले ये देखते हैं कि धम्म है क्या। कि जब हम लोग धम्म को देखते हैं, धम्म ये धर्म का, धर्म शब्द का प्राकृत रूपांतरण, प्राकृत रूपांतरण अर्थात अनुवाद। थोड़ी सी जानकारी आपको प्राकृत के भी दे दें। प्राकृत एक भाषा थी जो उस समय आम लोगों के द्वारा बोली जाती थी, आम बोलचाल की भाषा थी। जैसे हम लोग अभी भी देखते हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत अवधी भी बोलते हैं लोग, भोजपुरी भी बोलते हैं, ब्रज भी बोलते हैं। उसी तरह से उस समय प्राकृत भाषा आम जनमानस में सबसे अधिक फेमस था और जो पढ़े लिखे तबके के लोग थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। भगवान बुद्ध ने आम जनमानस की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और उनको दीक्षित और शिक्षित करने के लिए प्राकृत भाषा का सहारा अर्थात, क्योंकि आम जनमानस प्राकृत को बेहतर ढंग से समझता था, उसी को उपयोग में ले आता था। ठीक है, इसी आधार पे कुछ जो शुरुआत के ग्रंथ थे वो पाली में तो मिलते हैं लेकिन प्राकृत में भी मिलते। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके अशोक भी अपने अभिलेखों की भाषा जो है वो प्राकृत रखता है, क्योंकि उसे भी आम जनमानस तक अपनी बातों को पहुंचाना था। इसके लिए भगवान बुद्ध ने प्राकृत का सहारा लिया। वही कारण था अशोक के द्वारा अभिलेखों को प्राकृत भाषा में लिखा जाता। ठीक है, मतलब अशोक के अभिलेख इसकी भाषा जो थी, भाषा ये है प्राकृत और जो इसकी लिपि थी वो थी ब्राह्मी। हमें अशोक के धम्म के बारे में जानकारी अशोक के अभिलेखों से ही प्राप्त होता है, इसलिए यह बताना जरूरी था। आप देखेंगे कि जो साम्राज्य के उत्तर और पश्चिमी वाला जो जगह है, जो अफगानिस्तान और वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर और पश्चिमी का जो छोर है, वहां पे कुछ ऐसे अभिलेख मिले हुए हैं जो खरोष्ठी में है, जो यूनानी में है, जो अरामाइक में है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा अन्य साम्राज्य के अन्य हिस्सों में प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में ही अभिलेख प्राप्त हुए। ठीक है, अब आते हैं हम
इनकी भाषा के कारण पे हम बताए कि धम्म क्या था। धम्म का जो ये लिखा हुआ है लिपि और भाषा, ये प्राकृत। अब अगले पे चलते हैं। ये कहां से प्राप्त होता है कि अशोक बौद्ध था। ये जानकारी लेनी पड़ेगी ना कि अशोक अगर बौद्ध धर्म का अनुयायी था, धर्म की जगह पे धम्म का प्रयोग करता है। जनरली आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध के द्वारा जो भी प्रवचन दिया गया हो प्राकृत में दिया गया है। और बुद्ध धर्म का एक स्लोगन है त्रिरत्न, जो है त्रिरत्न, त्रिरत्न, ये है बुद्धम और संघम, बुद्ध, संघ और धम्म, यही तीन है, ये चीज है। जनरली देखते होंगे, अगर कोई मूवी भी देखे होंगे तो उसमें देखें बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, इस तरह के स्लोगन चलते हैं। इन तीनों के बारे में भी जानकारी जब हम बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। अभी हमको सिर्फ ये बताना है, और ये भी जो अशोक के द्वारा रखा गया, ना कि भगवान बुद्ध के द्वारा। भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो कुछ और है, क्योंकि जो अशोक का धम्म है वो पूरी तरह से उपासक धर्म से संबंधित है, समण धर्म से संबंधित। उसमें दो तरह के थे, एक ऐसे लोग थे जो पूरी तरह से सन्यासी थे, एक दूसरे लोग थे जो गृहस्थ थे। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि अशोक का जो धम्म था वो भगवान बुद्ध के धम्म का निचोड़ था, और अशोक का धम्म राहुलोवाद सूत्र से प्रभावित था। राहुलोवाद सूत्र इससे प्रभावित था। ठीक है, आते आगे बढ़ते हैं। और इतना हम लोगों ने देखा कि धम्म क्या है। धम्म प्राकृत भाषा का शब्द है। अब हम लोग पढ़ेंगे आखिर धम्म वास्तव में है क्या चीज, जिसको अशोक अपनी जनता के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए लेकर के आया है। कहाँ जानकारी मिलती है? अभिलेखों से मिलती है। अशोक के अभिलेखों में भी चार तरह के अभिलेख हुआ करते। एक था दीर्घ शिलालेख, बड़े बड़े पत्थरों पे लिखा गया है और वो बड़ी बड़ी लाइनों में है। फिर उसके बाद लघु शिलालेख है, स्तंभ लेख है, लघु स्तंभ लेख। अगर डिटेल करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, आपको परिचय हल्का सा दे रहे हैं। और इसके अभिलेखों के माध्यम से इसके प्रशासनिक व्यवस्था, इसकी राजनीतिक व्यवस्था, इसके धम्म के बारे में और इसके साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त। ठीक है, अब आते हैं मुख्य बिंदु पर, और वो ये है कि दूसरे शिलालेख से अगर हम देखें तो उसमें अशोक प्रश्न करता है, खुद से ही प्रश्न करता है कि यम चू धम्मे, यम चू धम्मे, हम क्या है, हम क्या है, हम क्या है। ये जो प्रश्न है ये प्राकृत में है और ये संस्कृत में। बस धर्म क्या है, या धम्म क्या है, धर्म क्या है। अब खुद वो बताता भी है, अपाशिन्वे बहुज्ञानी दयादानी सचे सूचित माधवी साध्वी च। इसी में उत्तर भी देता, स्वयं उत्तर देता है, स्वयं उत्तर भी देता है। ठीक, ये दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में जानकारी है जो अशोक के धम्म के बारे में बताया गया है। सातवें में जो है वो ये बताया गया है कि ये शिलालेख नहीं बल्कि स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, दूसरे स्तंभ लेख। और इसी तरह सातवें स्तंभ लेख, ये स्तंभ लेख। सातवें स्तंभ लेख में कल्याणकारी
कार्यों की चर्चा है, कल्याणकारी कार्य, कल्याणकारी कार्यों की चर्चा है। इस कल्याणकारी चर्चा तो अगर देखें तो आम लगाना, बगीचे लगवाना, कुएं खुदवाना, सराय बनवाना, यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था करवाना, ये सब का वर्णन ये करता है कि इसके माध्यम से भी हम लोग धम्म को प्राप्त कर सकते हैं, धम्म के रास्ते पे चल। और ये भी ध्यान रखें कि ये जो 7वां स्तंभ लेख है ये केवल दिल्ली और टोपरा वाले पर है, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर ही है। और इसी अभिलेख को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सबसे पहले प्रिंसेप ने पढ़ा था, इसी को पढ़ा था, दिल्ली टोपरा वाले। और आप लोग इन दोनों का नाम जरूर याद रखें, जेम्स प्रिंसेप का और विलियम जोन्स का। विलियम जोन्स ने सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया कि जो यूनानी लेखकों के द्वारा सैंड्रोपोर्ट्स है वो कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य है। और ये चीज वह किए थे 1793 ईस्वी में विलियम जोन्स। कल के क्लास में शायद मिस्टेक हो गया था, हम प्रिंसिप बता दिए, ये है जोन्स। और जो जेम्स प्रिंसेप है वो इनके अभिलेखों को पढ़ने में कामयाब होते हैं, सर्वप्रथम ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको आप संशोधित कर लेंगे जिन लोग नोट्स बनाया होगा। आते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोगों ने 7वें स्तंभ लेख की चर्चा की। ठीक, अब हम 13वें शिलालेख की चर्चा करते हैं। शिलालेख, और ये शिलालेख बृहद शिलालेख, शिलालेख। अब ध्यान दीजिएगा कि स्तंभ लेख, शिलालेख, लघु शिलालेख और लघु स्तंभ लेख, ये चारों अलग अलग है, तो घाल मेल मत कर दीजिएगा। ये 13वें शिलालेख की बारे में बात कर रहे हैं, और वो भी बृहद शिलालेख, बृहद। ठीक है, अब ये चर्चा है क्या, ये कलिंग युद्ध की चर्चा है। कलिंग युद्ध की चर्चा, अक्सर ये प्रश्न पूछ लेता है कि कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक के किस अभिलेख में है, किस शिलालेख में। अब हम अशोक के थोड़े से पास्ट में चलते हैं। हम लोगों ने देखा कि वो 73 में राजगद्दी हासिल कर रहा है, 69 में अपना राज्याभिषेक कर। ठीक, फिर उसे अपने अनुचरों के द्वारा, अपने गुप्तचरों के द्वारा, अपने व्यापारी मित्रों के द्वारा ये पता चलता है कि कलिंग नाम का एक प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित, समंदर के किनारे है, और वो व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह भी पता चलता है कि कलिंग के जंगलों में बहुत ही बेशुमार लकड़ियां हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं ये लोग। फिर कलिंग के जंगलों में हाथियों की पर्याप्त मात्रा है, उनको लाया जाए और उनको प्रशिक्षित करके सेना में उनका उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से विभिन्न कारणों के द्वारा अशोक कलिंग को जीतने का मन बना। अशोक, अगर हम लोग सिंघली अनुसूतियों की बात माने, दीपवंश और महावंश का, माना जाता है कि अशोक भयानक आक्रमण करता है और वहां पे लगभग 1 लाख लोग मारे जाते हैं और 1.5 अर्थात 1.5 लाख लोग निर्वासित हो जाते हैं, और इतने ही कम से कम बेघर हो जाते हैं। ये घटना अशोक को काफी द्रवित करती है, उसके मन और हृदय दोनों पर बड़ा गहरा आघात होता है। और उसी समय यहाँ पर प्रशासनिक रूप से व्यवस्थित करने के बाद वो ये कहता है कि अब अशोक भेरी घोष को त्याग देगा और इसकी जगह पर हम घोष का अनुसरण करें। हम घोष मतलब हुआ युद्ध, युद्ध से विजय को त्याग करके हम विजय की तरफ, हम विजय की तरफ अग्रसर, इसको त्याग दिया और इस पर आगे बढ़ता है। ठीक,
माना जाता है कि यह जो कलिंग का युद्ध था वो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 261 ईस्वी पूर्व में। अब देखें इनका जो राज्याभिषेक हुआ था 269 ईस्वी पूर्व में हुआ है। तो इस हिसाब से देखें तो 8 वर्ष पश्चात हो रहा है, 8 वर्ष के बाद। लेकिन कुछ कुछ किताबों में लिखा गया है 8वें वर्ष, कुछ में मिलता है 9वें वर्ष। तो आप ध्यान दें कि 8वें वर्ष तो बिल्कुल नहीं होगा, कुछ किताबों में है, बड़ी प्रतिष्ठित किताबों में है। उसके पीछे समझने का उद्देश्य ये देखें, अगर इसमें से आप 269 में से 8 को कम करेंगे तो 261 ईस्वी पूर्व ही तो आएगा, 261 ईस्वी पूर्व आएगा। तो मतलब गणितीय दृष्टि से तो हो रहा है 9वें वर्ष। ये ध्यान रखें, अक्सर कंफ्यूजन हो जाता विभिन्न किताबों में पढ़ने के बाद। तो ये 9वें वर्ष है और 8 वर्ष पश्चात है, 8 वर्ष के पश्चात कलिंग का युद्ध हो रहा है और उसको ये जीत रहे। माना जाता है कि जब इसने राजगद्दी हासिल कर ली थी और अपने बहुत सारे भाइयों को कत्ल भी किया था, अगर दक्षिणी अनुसूचियों दीपवंश महावंश की बात, तो राजगद्दी हासिल करने के बाद भी इसके मन में कुछ असर तो हुआ था। तो ये बौद्ध धर्म के प्रति तब भी आकर्षित है, सम्मान की दृष्टि से देखता था। कहा जाता है कि इनके जो बड़े भाई थे सुसीम या इन्हीं को कहीं कहीं सुमन भी कहा गया है। इनका एक पुत्र था निग्रोथ। ये दीपवंश या महावंश के माध्यम से पता चलता है। जो दक्षिणी अनुसूचियां हैं, बौद्ध ग्रंथ है, पाली ग्रंथ है, वो उसमें बताया गया है कि निग्रोथ किसी दिन भिक्षावृत्ति के लिए जा रहा होता है। उसके व्यक्तित्व से बड़ा प्रभावित होकर के, आकर्षित होकर के अशोक उसके पास जाते हैं, उससे वार्तालाप करते हैं और फिर बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, मानने लगते हैं उसकी बात। बाद में फिर मोगलीपुत्र तिस्स, ठीक है, जब तीसरा बौद्ध धर्म का संगीति पढ़ेंगे उनका नाम आएगा, ये अध्यक्षता किए थे मोगलीपुत्र तिस्स। मोगलीपुत्र तिस्स, इनके प्रभाव में अशोक पूरी तरह से बौद्ध हो जाता है और ये घटना हो रही है कलिंग युद्ध के बाद, ठीक। लेकिन जो उत्तरी अनुसूचियां हैं, मतलब दिव्यावदान वगैरह है, वो ये कहती हैं कि एक उपगुप्त नाम का व्यक्ति था। उपगुप्त नामक भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और ये जानकारी मिलती है दिव्यावदान से। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान कहता है कि उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, ठीक। ये जानकारी मिलती है और ये जानकारी मिलती है दीपवंश और महावंश। अगर आप इनके अर्थ देखें तो संभव है हम बताए हों, लेकिन फिर भी बता देते हैं। यहाँ दीप का मतलब हो रहा है द्वीप का इतिहास, ठीक है। और ये है महावंश, महान इतिहास। इसका अर्थ निकलेगा द्वीप का इतिहास, द्वीपों का इतिहास। श्रीलंका के बारे में है ये क्योंकि पाली भाषा में लिखा गया है, पाली में लिखा गया है और ये सिंघली अनुसूचियां मानी जाती हैं, श्रीलंका की बौद्ध ग्रंथ माने जाते हैं। ये चीजें यहाँ पर है, ठीक है। अब इनके माध्यम से या तो उपगुप्त के माध्यम से ये बौद्ध बन रहा है या निग्रोथ के माध्यम, ये आप जानकारी रखें।
इतनी सारी जानकारी लेने का जो मुख्य कारण है वो ये बताना है कि अशोक की प्रसिद्धि का क्या कारण। सिद्धि का कारण है अशोक के द्वारा चलाया गया धर्म, फॉलो किया गया धर्म। उसकी विजयों के लिए उसको याद नहीं रखा। ठीक, अगर हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि किन किन ग्रंथों के माध्यम से पता चला कि ये धर्म क्या है, दूसरे में पता चला। और साथ अब वो अभिलेख को पता करते हैं जो अभिलेख ये बतावे कि इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक, सांची का एक स्तूप मिला हुआ है, सांची का स्तूप तो मिला ही है, सांची में ही एक लघु स्तंभ मिला, वहां पे ये पता चलता है कि ये अपने को शाक्य मुनि का अनुयायी कहता, खुद को भी शाक्य मुनि कहता। तरह से हाब्रूगढ़ जो एक अभिलेख है, हाब्रू अभिलेख, हाब्रू अभिलेख, और ये लघु शिलालेख है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें ये बुद्ध, हम और संघ की संरक्षण में जाते हुए दिखाई देता। अक्सर पूछता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिरत्नों की चर्चा अशोक के किस लेख में किया गया है। ये भाब्रू है और ये राजस्थान में है, वर्तमान उसका नाम बैराट है, तो आप याद रखेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चंस के बारे में अगर आगे बढ़े ये जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि बौद्ध के संघ के बारे में चर्चा कहाँ है। अशोक बौद्ध संघ को लेकर के, बौद्ध धर्म को लेकर के इतना ज्यादा पजेसिव था, ये उसके दिमाग में रहता था कि बौद्ध धर्म की जो भी हम प्रसार कर रहे हैं उसमें कोई गलती ना होने पाए। तो उसको कहीं से ये पता चला कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो बौद्ध संघ में प्रवेश कर गए। उन लोगों को चेतावनी देने के लिए वो सांची और सारनाथ, यहां पर एक राजाज्ञा निकलवाता है, ये घोषित करता है कि जो लोग भी संघ को और संघ के नियमों को नहीं मानेंगे और संघ में विभेद पैदा करने की कोशिश करेंगे, उन्हें अज्ञात स्थान पर भेज करके दंडित किया जाए। वो सांची है और सारनाथ। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो ये अशोक के धम्म के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो गई। अब ये प्रश्न उठता है कि अशोक ने धम्म को चलाया क्यों। विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है। अगर कुछ प्रकांड विद्वानों में लें तो डीडी कौशाम्बी है, डॉक्टर रोमिला थापर है, जिनको कहा जाता है कि अशोक के बारे में बड़ा गहन अध्ययन उन्होंने किया। कई किताबें हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में, अशोका के बारे में, फॉलन एम्पायर के बारे में। उन्होंने कहा हुआ है कि अशोक के धर्म को चलाने के पीछे का उद्देश्य धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक था। अब उसके पीछे वो तर्क ये दे रही हैं कि उसके पास एक विशाल साम्राज्य था। वो दक्षिण पश्चिम से लेकर, अगर हम देखें अफगानिस्तान से लेकर तो वो कलिंग तक, और फिर पश्चिम में जाए सौराष्ट्र से लेकर के पाटलिपुत्र, तो उसके पूरे कब्जे में जा चुका। अब इतने बड़े साम्राज्य को वो शक्ति के बल पे एक तरह से दबाना मुश्किल था। तो वो सारे कर्मचारियों और जनता के नैतिक उत्थान को ऊपर ले जाना चाहता है और उसके माध्यम से शांति लाना चाहता है। तो उसका तो यही मेन उद्देश्य था कि अब सुशासन होना चाहिए, सुशासन ही मेन उद्देश्य था। आपको जानकर के हैरत होगा कि उसने महामात्र और इनका पूरा नाम था हम महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति किया था, जिसका मुख्य कार्य था कि जनता के बीच में जा करके धम्म का प्रचार करना और उनके नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना।
ये कार्य था। तो कुछ हद तक अब ये लगता है कि रोमिला थापर सत्य ही कह रहे। मेन कारण ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई धर्म को सब पर थोपने की कोशिश करे, वो कहीं थोपता भी नहीं। वो अपने अभिलेखों के माध्यम से उसका प्रचार करवाता है, और उसका सिर्फ यही कारण था कि नैतिक उत्थान हो हमारे, और कोई कारण नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अपने प्रशासनिक अधिकारियों के नैतिक उत्थान के लिए कर रहा था, क्योंकि देखा था उसके पिता के समय विद्रोह हो जाया करते थे। और यहां तक कि कहा जाता है कि जब अशोक दूसरी बार जाता है तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए, तो वहां की जो जनता थी वो कहती भी है कि हमें कुमार से और महाराज से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ये जो अमात्य हैं हमारे मानसिक और शारीरिक शोषण करते हैं, हमें अपमानित करते हैं। अशोक को यह भी लगता है कि हम अपने अधिकारियों के नैतिक उत्थान के लिए भी कार्य कर सकते, क्योंकि कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि कुछ संन्यास की तरफ आकर्षण इसका रहा हो, कहीं ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। स्वर्ग नरक की बातें करता है। धर्म में आप देखते होंगे जनरली लोग स्वर्ग नरक की बातें करते हैं। और अगर इसको लाइटर नोट में बताएं, मैं धर्म का विशेष जानकार नहीं हूं, बस इतना ही जान सकता हूं कि स्वर्ग नरक की जो कल्पना की गई है उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि लोग अच्छा कर्म करें। अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे। संभव है कि उसी तरह की चीजें अशोक भी कर रहा हो, क्योंकि वो जो यात्राएं निकलवाता था, धर्म यात्राएं निकलवाता था, उसमें स्वर्ग की एक कल्पना टाइप की निकालता था। और इसी की चर्चा राहुलोवाद सूत्र में है, जो उपासक धर्म से संबंधित है। ये कुमुद मुखर्जी साहब भी कहते हैं यही चीजें उसके बारे में। ठीक है, ये हो गया अशोक के धर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में थोड़ा सा, तो हम इसको विस्तार कर दिए। उन विद्यार्थियों के लिए भी काम आएगा जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। और हाँ, आप हताश ना हो, ना ही एकेडमिक वाले, ना ही जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, क्योंकि हमारी टीम के द्वारा ये योजना बनाई जा रही है कि एकेडमिक के बारे में जो पढ़ाई होगी वो एक एप्लीकेशन पे होगी, उनका एक अलग चैनल होगा, और जो कंपटीशंस के होंगे उनके लिए एक अलग चैनल होगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि आपका एक तरह से तैयारी चलती रहे, और आप नोट्स बना सकते हैं। ये व्यापक पैमाने पर यहाँ सत्य तथ्यों का अवलोकन किया जा रहा है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़ करके देखें तो ये अशोक के धम्म की चर्चा हम लोग कर लिए। थोड़ा सा साम्राज्य के बारे में आते हैं। एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें यही चर्चा है। अब आते हैं, उसमें हेडिंग पड़ी हुई है 3.2 का, जिस पर लिखा हुआ है मौर्य साम्राज्य या मौर्य प्रशासन की जानकारी। प्रशासन की जानकारी हम लोग कहां से लिए तो बताए ही सारी। और साम्राज्य, इसको देखें, साम्राज्य के विस्तार की जानकारी हम लोग कहां से प्राप्त, राज्य के विस्तार की जानकारी निश्चित रूप में अभिलेखों से ही प्राप्त करते हैं। उसके अभिलेख अफगानिस्तान कंदहार से लेकर के और दक्षिण के उदयगोलम तक पड़े हुए, चर्चा किए थे। यहां तक कि जूनागढ़ में भी उसके मिलते हैं, पाटलिपुत्र के साइड में तो मिलते ही है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र था। जो एनसीईआरटी में बताया गया है उसमें बताया गया है कि 5 प्रशासनिक केंद्र थे, और ये जानकारी मिलती है प्रशासनिक केंद्र, ये जानकारी अशोक के अभिलेखों से मिलती है। तो आपको अभी हम बताएं कि कलिंग जीता गया, मतलब 5वां जो आया वो अशोक के समय में आया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 4 था, ये भी हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। वो कौन कौन था? राजनीतिक राजधानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पाटलिपुत्र को छोड़ दे तो ऊपर की तरफ से तक्षशिला, नीचे दक्षिणापथ पे आएंगे तो स्वर्णगिरी थी, फिर उसके बाद मध्य में आएंगे तो अवंती था जो उज्जैनी थी। ठीक है, फिर यहाँ पे कलिंग था जो अशोक के समय में आया। अब अगर हम इस प्रशासनिक केंद्रों को ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि तक्षशिला 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 और उज्जैन, तक्षशिला और उज्जैन, ये दोनों एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में है। दोनों एक व्यापारिक बिंदु पे है। अगर हम मैप के माध्यम से देखें तो यहां अगर तक्षशिला रखते हैं, यहां पे उज्जैनी है,
और ये इधर वाला जो जाता था ये पश्चिम के व्यापारिक क्षेत्रों के लिए जाता था, और ये दक्षिण की तरफ जाता था सुवर्णगिरी तक जाने के लिए। ये दोनों व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे, जिसको हम लोग वर्तमान में जंक्शन या चौराहा कहते हैं। ठीक है, अब इसी के नीचे यहाँ पे सुवर्णगिरी, इसकी भी चर्चा हम लोग, सुवर्णगिरी मतलब सोने की खदानों के अगल बगल कर्नाटका में था, ये चीजें भी वहां पर थी। ठीक, और कलिंग जो था, कलिंग में तोसली केंद्र था, तोसली 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 था, ये तोसली है, ये कलिंग के लिए है। कलिंग में देवगढ़ और तोसली दो केंद्र हम लोग पढ़ेंगे जब पूरी तरह से व्याख्या करेंगे। तो ये 4 केंद्र हो गए। पाटलिपुत्र वो निश्चित रूप में आपको पता ही है क्योंकि प्रशासनिक राजधानी थी। अब अगर देखें तो इतने बड़े प्रशासन का आपको क्या लगता है कि ये इतने बड़े साम्राज्य का प्रशासन क्या एक ही तरह से देखा जाता रहा होगा? हर जगह एक ही शैली रही होगी? अब के इतिहासकारों का ये मानना है कि समस्त जगहों पर एक ही जैसी प्रशासनिक स्थिति तो बिल्कुल नहीं थी। हो सकता है कि राजधानी पाटलिपुत्र और उसके अगल बगल के जो क्षेत्र हैं वहां पर एक जैसी स्थिति रही हो, नहीं तो ऐसी स्थिति नहीं। केंद्र पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र और इसके अगल बगल के जो प्रांत थे, यहां पर हो सकता है कि केंद्रीकृत रहा हो और तो नहीं हो सकता। ठीक है, अलग अलग स्थितियां नहीं होंगी। और फिर इसके बाद अगर हम देखें कि मौर्य साम्राज्य का फलन कैसे हो रहा है, पतन कैसे हो रहा है, इसका भी अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग ढंग से व्याख्या की गई है। कुछ लोग कहते हैं, जैसे हरप्रसाद शास्त्री है, वो कहते हैं कि ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया है। उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दे दिया था, राजाश्रय दे दिया था। तो पंडित हरशास्त्री कहते हैं कि संभव है कि ये प्रतिक्रिया ऐसी रही हो और उसी प्रतिक्रिया में इसका पतन हो गया हो। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये अशोक के अहिंसावादी नीतियों कारण हो सकते हैं। और हेमचंद राय चौधरी कहते हैं कि अत्यधिक अहिंसा के कारण सेना में शिथिलता आ गई हो, संभव नहीं लगता कि ये भी सही हो। डीडी कौशाम्बी महोदय कहते हैं कि वित्तीय संकट रहा होगा, के कारण हो गया होगा। लेकिन जो सबसे अधिक माना जाता है वो रोमिला थापर का है, अतिशय केंद्रीकरण। अतिशय केंद्रीकरण, ये डॉक्टर रोमिला थापर कहती हैं कि अतिशय केंद्रीकरण के ही कारण पतन हुआ। अब वो तर्क क्या देती हैं कि अतिशय केंद्रीकरण के लिए ये जरूरी है कि कोई ऐसा शासक हो जो योग्य हो, शक्ति में भी और मस्तिष्क में भी। ऐसा कोई उम्मीदवार इनका, ऐसा कोई वारिस नहीं आया, अगला कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो इतने बड़े साम्राज्य को केंद्रीकृत करके शासन कर सके। इसलिए इस साम्राज्य का पतन हो गया और यही वर्तमान में सर्वमान्य है। ये डॉक्टर रोमिला थापर की किताब से लिया गया है और वो है अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन। इस तरह से हम लोगों ने आज के चैप्टर में अशोक के बारे में जानकारी ले ली। अब हम लोग जब अगला क्लास करेंगे तो इसमें देखेंगे कि सरदार सरदारी के बारे में, लेकिन अब मौर्य साम्राज्य के बारे में इससे जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। जब इसके बारे में अगली बार विस्तार से पढ़ाया जाएगा तो और भी विस्तृत हम लोग पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, अपनी बातों को बताएं कमेंट्स के माध्यम से। ठीक है।